खबरों की शुरुआत करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस समय नए संसद भवन में मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से जारी है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद और मंत्री हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, इन सभी नेताओं सांसदों ने अपना वोट डाला। लेकिन इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले वोट के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला और इसके बाद एक एक कर तमाम सांसदों ने इस मतदान में अपना वोट डाला है। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के समर्थित उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर भी विपक्षी गठबंधन ने कड़ी मशक्कत की है। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के समर्थित उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी दोनों के बीच ये मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहला वोट डालने के बाद सभी सांसदों ने सिलसिलेवार तरीके से मतदान किया। ये मतदान अभी भी जारी है। 6 बजे 5 बजे तक मतदान है। 6 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और आज देश को मिलेगा 17वां उपराष्ट्रपति। भाजपा सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रही वोटिंग के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर निर्देश दिए। इससे पहले इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए क्रॉस वोटिंग की अटकलों को खारिज किया था। उन्होंने भरोसा जताया कि वे इस चुनाव में जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे केवल लोगों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि यह भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी जीत होने वाली है। हम सब एक हैं, हम एक रहेंगे। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने। ये जीत उस दिशा में ले जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान नए संसद भवन में शाम 5 बजे तक चलेगा और इसके बाद मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडी ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच ये मुकाबला है। 3 पॉलिटिकल पार्टी उपराष्ट्रपति पद के हो रहे चुनाव से दूर हैं। इनमें ओडिशा से नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और तेलंगाना से चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस शामिल है। जबकि एआईएडीएम और आम आदमी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया है। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समय वोटिंग जारी है। वहीं इस बीच एनडीए नेताओं और सांसदों ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा किया है, तो वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं। मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूर्व से होना है। सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है।
और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत का पूरा भरोसा है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राधाकृष्णन का एक बड़ा व्यक्तित्व है, वह उपराष्ट्रपति पद पर जरूर चुने जाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में धर्मेंद्र प्रधान से विशेष बातचीत की। धर्मेंद्र प्रधान अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, कितनी उम्मीदें हैं शिक्षा मंत्री को? हम 100% आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। भारी मतों से हमारे प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी का विजय होगा। दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई करने की कोशिश, ये राष्ट्रीय स्तर की चुनाव है, अच्छे मतों से हम जीतेंगे। राधाकृष्णन जी का व्यक्तित्व भी एक बड़ा रहा है और पार्टी ने उनको मौका दिया। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति है। चलिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिनका कहना है कि सीपी राधाकृष्णन जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर हमारी जो है वो एक बड़ी विक्ट्री होने वाली है और इसको लेकर हमारी पार्टी और पूरा जो देश है वो आशान्वित है कि सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति चुनाव पर इस समय मतदान का क्या अपडेट है, जानने के लिए चलते हैं अपने साथी संवाददाताओं के पास। हमारे साथ देवेंद्र रावत जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ शैलेन भी जुड़ेंगे। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस रफ्तार से और किस तरह से अब मतदान जारी है, क्योंकि दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई इस उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई, लेकिन वोट की तारीख तक पहुंचते पहुंचते अंतरात्मा की आवाज बहुत बड़ी हो गई है, दावे अब उसी के हो रहे हैं। देखिए ऋतु, जाहिर तौर पर जिस प्रकार का ये कोशिश की जा रही थी इंडिया अलायंस की तरफ से, बी सुदर्शन रेड्डी जी को जब मैदान में उतारा गया राधाकृष्णन जी के अपोजिशन में, तो एक इस कोशिश की गई कि जो साउथ की जितनी पार्टियां होंगी इंडिया अलायंस की तरफ से, ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव था कि वाईएसआर कांग्रेस हो या टीडीपी हो या और जो साउथ की जितने बाकी जो दल हैं जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो है कहीं ना कहीं टूटे और वो अंतरात्मा की आवाज़ करें। लेकिन जिस तरीके की तैयारियां हमने देखी पिछले 2 दिन की बात की जाए, रविवार और सोमवार की बात की जाए, कि पूरा एनडीए जो था वो एकजुट था। आप समझ सकती हैं कि जो कार्यशालाएं हुई हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, भाजपा की जहां बात की जाए, भाजपा प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं कि पूरे दिन जो है कार्यशाला में मौजूद थे, तो आप सिंसियरिटी समझ सकते हैं, सीरियसनेस समझ सकते हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी आज सुबह तक भी जो है, आज सुबह भी जब ये मतदान से पहले जो है संसद भवन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनके ऑफिस में सभी इंडिया अलायंस की भी बैठक हुई, तो कोशिश की गई कि, लेकिन देखिए जहाँ तक नंबर्स की बात है ऋतु, नंबर्स में एनडीए का पलड़ा भारी है, पहले से नज़र आ रहा है और इंडिया अलायंस भी ये समझती है, लेकिन एक सिंबॉलिक लड़ाई करने की कोशिश की। और जैसे मैंने आपने भी ये बात नोट की कि दक्षिण बनाम दक्षिण करके कहीं ना कहीं एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे टीडीपी हो, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है, वो जो अपोजिशन में है तेलंगाना में, आंध्रा में, माफ कीजिए आंध्र प्रदेश में, वो भी जो है वो जो है राधाकृष्णन जी के पक्ष में आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस जिस कोशिश में था, जिस तैयारी के साथ आया था, जिस मनोस्थिति के साथ उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है रेड्डी साहब को उतारा था, सुदर्शन रेड्डी साहब को, हाँ, क्या वो उस कहीं ना कहीं रणनीति को जो है भेदता वो हुआ सफल होते नजर नहीं आ रहे। एनडीए दिखाई दे रहा है देवेंद्र, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही है, तो ऐसे में अकाली, बीजेडी कई मौकों पर सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी है। कई ऐसे बड़े फैसले रहे जिसमें बीजेडी का समर्थन रहा है संसद के भीतर। फिर बीजेडी, अकाली दल, बीआरएस, ये तीनों पार्टियों का एब्सटेन करना, ये किस तरह की अंतरात्मा की आवाज है? देखिए अकाली दल भाजपा का बहुत पुराना सहयोगी दल रहा है, उसी तरह बीजू जनता दल भी बहुत पुराना सहयोगी दल रहा है। लेकिन जो ज़मीनी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आज बीजू जनता दल जो है वो अपोजिशन में है और उड़ीसा में भाजपा की सरकार है। कहीं ना कहीं वो एक जो ज़मीन की जो एक कह सकते हैं कि राज्य की जो एक स्थिति है, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उसका जो है मूल्यांकन करके बीजेडी को ये सही लगा कि हम एब्सटेन कर जाए बनिस्पत
कि हम उनका जो है किसी पक्ष या विपक्ष में रहें। तो कहीं ना कहीं एक गुंजाइश की भी बात कह सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर्स जो हैं साफ तौर पर एनडीए के पास हैं। 424 से ज़्यादा जो है वोट जो हैं वो इस वक्त एनडीए के पास है। मैं आपको बता दूं स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है वो भी, और पंजाब से एक और सांसद है, ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भी जो है आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो भी एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट जो वो सांसद है उन पर भी आधारित है। लेकिन जहाँ पार्टियों की बात है, अकाली दल हो, बिजू जनता दल हो, इन्होंने मैसेजिंग भी एक तरीके कह सकते हैं कि ये विपक्ष में भी वोट नहीं दे रहे हैं। तो आप अपनी स्थिति को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अभी न्यूट्रल रहकर ये परिस्थितियां देखना चाह रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं राज्यों की उसके अनुरूप जो है उनका जो ये रुख रहा है असल बात तो नंबर गेम की है। समझने असल लायक बात समझ में आता है। कितनी संख्या से जीत होती है, बात उसकी है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र, शैलेंद्र तक शायद हमारी आवाज अभी पहुंच नहीं रही है। अच्छा, शैलेंद्र हमें सुन पा रहे हैं। जी शैलेंद्र, आप ही से जानना चाहेंगे, 3 पार्टियों ने, और ये 3 पार्टियों में 2 पार्टियां ऐसी रही जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी रही लंबे समय से, एक ने मौकों पर साथ दिया है। ऐसे में एब्स्टेन रहना वो क्या रणनीति है? क्या ये जिस तरह से अंतरात्मा की बात हो रही है, संख्या बल की बात हो रही है, क्या एनडीए को ये मदद कर रही है? जी ये देखिए, टीआरएस जो बीआरएस है, अगर उसकी बात हम बात में करें तो अकाली दल बहुत पहले बीजेपी की सहयोगी रही थी और हम जानते हैं कि उनसे नाता टूट चुका था और अब वो पंजाब में एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो उनकी एक अलग राजनीति है अकाली दल की। तो वो उन्होंने उचित समझा कि वो ना तो एनडीए के साथ रहें और ना ही इंडी गठबंधन के कांग्रेस के साथ वो नजर आएँ। उनकी अपनी पंजाब की राजनीति है, इसीलिए अकाली दल के एकमात्र जो सांसद हैं उन्होंने अलग रहने का फैसला किया इस चुनावी प्रक्रिया से। दूसरी बात यह है कि बीजेडी की बात करें, देखिए बीजेडी को हराकर ही बीजेपी सत्ता में आई है उड़ीसा में, और ऐसे में अगर एनडीए उम्मीदवार के साथ बीजेडी चला जाता तो एक संदेश गलत जाता। अब जो उनके कॉडर के मतदाता हैं, चूँकि वो पार्टी फिर से चाह रहे हैं कि कॉडर में एक उत्साह और मनोबल आए, तो निश्चित तौर पर ये एक बीजेडी की रणनीति रही होगी, क्योंकि उड़ीसा में हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार के साथ खड़े होने पर एक तरह से जो एक उन्होंने फैसला किया बीजेडी ने, उनको लगा कि वो अगर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तो फिर उससे उनको मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के साथ जाना नहीं चाहते थे, ये एक तरह से बहुत स्पष्ट संकेत है। इसीलिए दोनों से दूरी बनाते हुए चुनावी प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जहाँ तक टीआरएस यानी अब जो बीआरएस हो गई उसकी बात है, हम जानते हैं कि बहुत एक तरह से कहें बड़ा झटका उनको चुनाव में लगा था और उसके बाद पार्टी बिखराव की तरफ गई और पार्टी में आंतरिक संकट भी बहुत है। तो ऐसे में एनडीए के साथ जाना या फिर इंडी गठबंधन के साथ जाना उनको इसलिए भी उचित नहीं लगा होगा क्योंकि हम जानते हैं कि तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से देखे वो अपनी पोजीशनिंग करना चाहते हैं, तो इंडी गठबंधन के साथ वो नहीं जा सकते थे। और चूंकि बीजेपी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है तेलंगाना में, तो ऐसे में बीआरएस से नहीं चाहती होगी कि वो एनडीए के साथ खड़ी नजर आए, तो उनकी एक अपनी रणनीति है। इसलिए इन तीनों दलों ने इस चुनावी प्रक्रिया से अलग होने का एक तरह से निर्णय लिया है। हम जानते हैं कि वाईएसआर कांग्रेस जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, वाईएसआरसीपी, उसने ये फैसला किया कि वो एनडीए उम्मीदवार के साथ आएगी। ये एनडीए के लिए जो जीत का मार्जिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है और राज्यसभा में भी अगर आप बीजेपी, एनडीए के सहयोगी और मनोनीत सदस्यों को मिला लें तो वहाँ पर भी बहुमत है। तो दोनों अगर सदनों के लोकसभा सदस्यों की और राज्यसभा सदस्यों की और मनोनीत सदस्यों की संख्या मिला लें, उसके बावजूद एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है और बहुमत से तकरीबन 40 वोट ज़्यादा है।
तो निश्चित तौर पर अब कवायद यही थी कि कुछ और सांसद एक तरह से देखें क्या साथ आ सकते हैं या कुछ दल साथ आ सकते हैं जिनके एकमात्र सांसद हैं। तो वाईएसआर कांग्रेस के तौर पर एनडीए को सफलता मिली ही है। एनडीए के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ एक सांसद वाले दल वो साथ आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विप नहीं होता, इसमें कोई पार्टी विप नहीं होता। पार्टियां जी हाँ, यही कारण है विप जारी नहीं होता, इसलिए अंतरात्मा की आवाज की बात की जा रही है। और विपक्षी दल जो है उनका ये कहना है कि अंतरात्मा की आवाज पे ही कुछ बड़े फेरबदल के दावे वो कर रहे हैं। शैलेंद्र आपका भी धन्यवाद, देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ गए संवैधानिक विशेषज्ञ डीके दुबे। डीके दुबे जी आपका स्वागत है। सबसे पहले डीके दुबे जी यही जानना चाहेंगे, संविधान में संकट के दौरान बहुत सारी परिस्थितियों के लिए समाधान दिए हुए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या इतिहास कहीं बताता है कि इस तरह का संकट सामने आया है, और आया है तो किस तरह से उससे सुलझा जाता है? हालांकि 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए लगातार ये कह रहा है कि अंकगणित बहुमत एनडीए के पास है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है, लेकिन विपक्ष भी बड़े दावे कर रहा है। देखिए, विपक्ष अपनी बात कह रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि विप जारी नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक गुप्त मतदान से होता है, इसलिए उनको वो अपना आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संकट हमको दिखता नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की खास बात यह है कि ये इलेक्टोरल वोट से होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य वोट नहीं डालते हैं, लेकिन लोकसभा इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो, चाहे वो इलेक्ट करके आए हों, राज्य से आए हों, या फिर वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हों लोकसभा वाले, सभी इसमें वोटिंग करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर भी अगर बात की जाए, कितने भी क्रॉस वोटिंग, हालांकि क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन अगर कितनी भी क्रॉस वोटिंग कर ली जाए तो भी उनके पास बहुमत बहुत ज्यादा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर बहुत ज्यादा पावर रखते हैं और वो प्रक्रिया को अपनाते हैं। हालांकि इसमें वैलेट से वोट पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि वरीयता देनी पड़ती है। ये वोट सीधा नहीं होता, ये वोट जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये है कि जो बैलेट पेपर है, जितने कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया होगा, उन सभी की वरीयता देनी पड़ती है कि पहली वरीयता में किसको दे रहे हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवें में, जितने कैंडिडेट रहते हैं। और जिन कैंडिडेट के सबसे कम वोट होते हैं, उन वोट्स को खारिज करके उनकी दूसरी वरीयता में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होने की वजह से ये प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा समय इसमें लगता है। हालांकि इतने सदस्य नहीं हैं जिसमें बहुत ज्यादा समय लगे, तो जो प्रक्रिया है वो चूंकि बहुत थोड़े से सदस्य वोट डालते हैं, मतलब थोड़े सदस्य मतलब बहुत कम वोटिंग होती है, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा संकट दिखता नहीं है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आता है कि कोई बहुत बड़ा संकट कभी आया हो, क्योंकि पार्टी वाइज चुनाव होता है और पार्टियां अपने कैंडिडेट चुन के रखती हैं। ये भी बात है कि अब इस समय की प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे तो 20 सदस्यों का नॉमिनेशन चाहिए, 20 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए होता है, और 20 जो है वो सेकंड करने वाले हो। 40 सदस्य, अगर कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा होता है तो उसको 40 सदस्य चाहिए होते हैं। 40 सदस्य इस समय पाना मुझे लगता है बहुत कठिन काम है किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए, इसलिए कोई संभावना दिखती नहीं और संभावना होती भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मौजूदा परिस्थितियों ने 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया है। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा, 6 बजे से मतगणना शुरू होगी। इंतजार रहेगा नतीजों का। बहुत बहुत धन्यवाद डीके दुबे साहब हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस विषय पर।